नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 5 जून और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। 2 दिन से मैं क्लास आपकी नहीं ले रहा था, मैडम और सर ने आपकी क्लास ली, वैसे लेट हो चुके थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब आपको डेली समय से वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत के जो पेपर होते हैं, जैसे कि आज 5 जनवरी का जो एनालिसिस हम करते हैं उनके बारे में हम आपको वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार के आज प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं और आज का जो प्रश्न पत्र था वो किस प्रकार का था। तो आज टोटल 30 प्रश्न हम आपको बताएंगे। यहाँ पर एक नंबर आपको शो हो रहा है 9329062285। यहाँ पर एक थोड़ा सा आग्रह करना चाहेंगे कि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमारा ये नहीं हो रहा है, तो 17 तारीख के एग्ज़ाम नहीं हो रही, तो ये नहीं हो रहा। तो देखिए, हम इतने सारे जो आप मैसेज करते हैं उनके जवाब नहीं दे पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर यह भेजिएगा कि आज किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उसके बाद आप कोई सी भी जानकारी लेना चाहे, यानी 13 जनवरी के बाद आप कोई सी भी जानकारी इस नंबर पर लेना चाहे तो हम सभी को जानकारी देंगे। आज बहुत सारे कमेंट्स आए, यानी कि आते रहे हैं, तो उनको हम खोल भी नहीं पाते, उनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बाद में हम एक एक करके सारे के जवाब दे देंगे। तो यहाँ पर 30 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं इस पर आप दे सकते, चाहे आज आप प्रश्न भेज सकते हैं या फिर कल परसों जब भी आपकी एग्जाम हो तब इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और प्रश्न भेज सकते हैं। आज के पेपर की हम बात करें तो जो पेपर है वो बहुत सही आया था, ज़्यादा टफ नहीं था। यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं 1 लाइनर का मतलब है कि एक लाइन में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा टफ नहीं था। थोड़ा सा जो ईवीएस है उसमें कथन से संबंधित प्रश्न पूछे गए, तो ज़्यादा आप उसको कठिन नहीं मान सकते, सरल से आप थोड़ा सा ऊपर मान सकते हैं। तो ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था, सरल से प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आराम से, यदि आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आराम से जाना है, एग्ज़ाम देना है। आप में यदि आप 2 से 3 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप 100 से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पत्र हाल ही में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आज पूछा गया था कि पेड़ के तने में वो कौन सा पक्षी है जो कि घोंसला बनाता है। तो वो जो पक्षी होगा वो कौन सा होगा? बसंत गोरी होगा। पेड़ के तने में कौन सा पक्षी जो घोंसला बनाता है। देखिए, यहाँ पर पक्षी से संबंधित प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं, घोंसले से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पौधे, जितने भी इंपॉर्टेंट पौधे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पक्षी है, जितने भी इंपॉर्टेंट जानवर है, उन पर एक प्रॉपरली मैंने वीडियो बनाई है, उनको चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, 1 घंटे से कम की वीडियो है। यदि आपने वो देख ली तो कोई से भी घोंसले के बारे में पूछ ले, कोई से भी पक्षी के बारे में पूछ ले, कोई से भी पेड़ों के बारे में पूछ ले, कोई से भी जानवर के बारे में यदि सीटेट एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे टीवीएस में, मिजोरम का लोक नृत्य। देखिए, मिजोरम का लोक नृत्य पूछा गया था। मेरे को यहाँ पर 4 विकल्प नहीं मिले, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट वहाँ पर नृत्य होते हैं, लोक नृत्य मिजोरम में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको 4 विकल्प में चेराव विकल्प में दिखा होगा और चेराव आपका राइट आंसर होगा। वैसे तो मिजोरम के जो लोक नृत्य होते हैं उसमें खल्लम है, चेलम है, चांगलाई जोन है, छयम मलम है, छंगलाम है, जंगालम है और चेराव है। ये जो आपको लोक नृत्य बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं। और एक प्रश्न पूछा गया था इससे पहले कि जो चेराव या फिर बांस नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है। ये पहले भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और आज पूछा गया था कि मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है। तो मुझे लगता है कि आपके विकल्प में चेराव जरूर होगा और चेराव यदि आपने विकल्प में लगाया होगा तो बिल्कुल सही होगा। यदि वो नहीं होगा तो यहाँ पर जितने भी लोक नृत्य दिख रहे हैं इसमें से एक विकल्प तो जरूर होगा। तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कौन सा विकल्प था इस प्रश्न में। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कल्पना चावला से संबंधित। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। याद रखिएगा, कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी ये 1 फरवरी 2003 को हुई थी। काठी चित्रकला। देखिए, काठी चित्रकला से संबंधित आज पूछा गया था। चित्रकला से वैसे डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर काठी चित्रकला से संबंधित पूछा गया था कि ये कहाँ की है। तो याद रखिएगा, जो काठी चित्रकला है ये महाराष्ट्र की चित्रकला है। आज सबसे लंबी ट्रेन के बारे में पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये सबसे लंबी ट्रेन है भारत की। तो याद रखिएगा, यदि आपने डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विकल्प में होगा और टिक किया होगा तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दूँ कि इस ट्रेन का क्या नाम है। यदि आगे के एग्जाम में पूछा जाए कि जो सबसे लंबी ट्रेन है भारत की उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है। यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती हैं और अपने 82 घंटे 50 मिनट के लंबे समय के बाद तमिलनाडु के लाक्षाद्वीप सागर में कन्याकुमारी तक जाती है। यदि इसकी किलोमीटर में हम इसका सफ़र तय करें तो कितना होता है इसका, यह ट्रेन कुल कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है? तो 4273 किलोमीटर का सफ़र तय करती है विवेक एक्सप्रेस। याद रखिएगा,
छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वह जानवर जिनके आगे की जो दांत हैं वो नुकीले होते हैं और तेज होते हैं, वह कौन सा भोजन करते हैं। इस प्रकार का आज प्रश्न पूछा गया था। तो वो जो भोजन करते हैं वो मांसाहारी भोजन करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था आज महामारी जो कोविड-19 है उसके ऊपर, कि महामारी के समय जो विटामिन सी का प्रयोग करने के लिए डॉक्टर क्यों कह रहे थे। यानी कि आपने देखा होगा कोविड-19 में जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह देते थे कि विटामिन डी की गोली आप प्रॉपर तरीके से लीजिए। तो ये क्यों कहा जाता था, किस कारण कहा जाता था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन सी का प्रयोग हम करते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास में किसका प्रभाव पड़ता है, यहाँ प्रश्न भी आज पूछा गया। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण का बच्चों के शारीरिक विकास में प्रभाव पड़ता है। चलिए, और कोई प्रश्न आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और यहाँ पर एक हम विनती करते हैं कि यहाँ प्रश्न जो बच्चों द्वारा बताए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से ये नहीं कहना है कि सर ये नहीं प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न तो आया नहीं था। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया था तो आपको जो प्रश्न याद है, जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, उनके बारे में आपको जानकारी कमेंट्स के माध्यम से देना है। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी से मैं विनती करूँगा कि एक बार आप कमेंट्स चेक कर लें, चाहे आपका आज आपका पेपर हो या फिर ना हो, कौन सा विद्यार्थी कौन से प्रश्न बता रहा है ये आप कमेंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश की जनजाति, हिमाचल प्रदेश की जनजाति के बारे में पूछा गया था। अब 4 विकल्प में कौन सी जनजाति थी इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर जो 5 मुख्य जनजाति है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य जनजाति, उसमें किन्नर है, लाहौली है, गद्दी है, पंगवाल है और गुज्जर। ये 5 जनजाति मैंने आपको बताई ये मुख्य जनजाति है, और 5 में से एक जनजाति तो बिल्कुल ही होगी। यदि हिमाचल प्रदेश की जनजाति पूछी होगी तो इन 5 में से होगी। तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा आज यदि आपका पेपर होगा तो, कि इनमें से 4 विकल्पों में से कौन सी जनजाति पूछी गई थी। जिन प्याजे की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर देखिए विशेषता बहुत प्रकार की होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के। तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार ही आप आंसर का पता कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है, लेकिन उसकी अवस्था मैंने यहाँ पर बता दी है कि जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है, 2 से 7 वर्ष तक की होती है। प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जिसमें एक अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि दूसरी अवस्था है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 6:30 बजे को हम 24 घंटे में कैसे लिखेंगे। तो 6:30 बजे को यदि हम 24 घंटे में देखें तो कितना लिखेंगे आप, 18:30। यदि 24 घंटे में हम 6:30 बजे को लिखते हैं तो 18:30 हम उसको लिख सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि जिस परिवार में दादा दादी उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, साथ में मामा मामी रहते हैं, उस परिवार को क्या कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आज पूछा गया था। तो उस परिवार को क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। NEP 2020 किस पैटर्न को फॉलो करती है, इस प्रकार का आज प्रश्न पूछा गया था। तो आप सभी को पता है 5+3+3+4 इस पैटर्न को NEP 2020 फॉलो करती है। यहाँ पर देखिए आज सभी मैं कहना आपको यहाँ पर चाहूँगा, आज क्या जितनी भी एग्जामें अभी तक हुई है उन सभी में 2 से 3 प्रश्न कह लीजिए आप, तो राउंड फिगर में 5 प्रश्न NEP 2020 से पूछे जा रहे हैं। तो आप NEP 2020 कंप्लीट तैयारी करके जाइएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपको NEP 2020 से मिल जाएंगे। यदि आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो सीटेट से रिलेटेड है वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न है, एक बच्चा किसी संख्या को पढ़ने और उसको लंबे समय तक याद करने में परेशानी होती है एक बच्चे को, तो वहाँ किससे ग्रसित है। तो यहाँ पर देखिए गणित से संबंधित यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये किससे ग्रसित होगा, डिस्कैलकुलिया से ग्रसित होगा। वहाँ बच्चा डिस्कैलकुलिया से ग्रसित होगा। हिंदी में प्राकृतिक में कौन सा प्रत्यय ने प्राकृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये पूछा गया था। तो प्राकृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इक प्रत्यय लगा हुआ है। मैथ्स में एक प्रश्न पूछा गया था, 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995, 9,995 इनके योग में से क्या घटाए। यहाँ पर देखिए प्रश्न में कुछ इस तरह पूछा गया था कि इन तीनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से 19,995 यदि हम घटाते हैं तो क्या आएगा, वो आंसर पूछा गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि यह संख्या दी हो, यहाँ पर संख्या यहाँ पर अलग भी हो सकती है, लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो 9,599, 5,995 और 9,995 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25,945। कितना होगा, 25,945। और 25,945 में से 19,995 यदि हम घटाते हैं तो क्या आएगा आपका राइट आंसर, 5,950। क्या घटाएंगे, योग में से क्या घटाएं कि 19,995 प्राप्त हो, तो क्या घटाएंगे आप, 5,950 को घटाएंगे, यानी कि 5,950 आपका राइट आंसर होगा।
चलिए, एक प्रश्न पूछा गया था और ये जो पूछा गया था ये शब्दों में लिखा गया था कि 55 लाख प्लस 55,000 प्लस 5,555 को आप किस प्रकार लिखेंगे। तो आप किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कितने 5 लिखेंगे आप, 2 2 4 2 6 7 5 लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7। और किस प्रकार से आप जांच करेंगे कि सही है या फिर गलत। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, 55,55,555 आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं और यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए टॉपिक हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिए भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भिन्न से संबंधित प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया था लगभग इस प्रकार का कि 51 सही 2/3 का 3/4 क्या होगा, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। थीम से संबंधित डेली प्रश्न पूछा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन में। एनसीएफ 2005 से प्रश्न डेली पूछा जा रहा है। एनएपी 2020, एनसीएफ 2005, इनको दोनों को घोल के पी जाइए। डेली प्रश्न 2 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से 4 से 5 प्रश्न आज सभी विषय में देखने को मिले। डेली आपको प्याजे से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। वाइगोत्स्की से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गार्डनर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आज आपका पेपर था तो आप जरूर बताइएगा कि प्याजे से जो प्रश्न पूछा गया था वहाँ कौन सा था, वाइगोत्स्की से जो प्रश्न पूछा गया था वहाँ कौन सा था, गार्डनर से जो प्रश्न पूछा गया था वहाँ कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ये आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा यदि आज आपका पेपर होगा तो। चलिए, कोहलबर्ग से आप डेली प्रश्न देख रहे हैं। यदि आप हमारे एनालिसिस डेली देखते हैं तो उसमें कोहलबर्ग, प्याजे, वाइगोत्स्की, इन सभी वैज्ञानिक से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको घोल के पी जाना है। यदि आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो वेन हिले से मैथ्स में डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वेन हिले का छोटा सा चैप्टर है। यदि आप एक वीडियो देखेंगे तो 10 से 15 मिनट में वेन हिले का जो वीडियो है वो समाप्त हो जाएगा और उसमें सारी अवस्थाएँ आपको आसानी से याद हो जाएगी। विटामिन के ऊपर एक पैराग्राफ पूछा गया था हिंदी में। लैंगिक भेदभाव से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ में आज संधि से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया। जो पैराग्राफ हुआ, जैसे कि एक तो 9 नंबर का होता है आपका गद्यांश पद्यांश और एक 5 नंबर का होता है, यानी कि 6 नंबर का होता है। तो 9 5 9 और 6 कितना हो गया आपका 15 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। कहीं कहीं कविता भी दे दी जाती है, तो उसमें से 15 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें कुछ मुहावरे दे दिए जाते हैं, कुछ संधि पूछी जाती है, कहीं कहीं उपसर्ग पूछा जाता है, कहीं कहीं प्रत्यय पूछा जाता है। नहीं, व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में आपको गद्यांश और पद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 15 प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न आपको पेडागोजी से वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यदि आज आपका पेपर था तो इनमें से जो प्रश्न आज आपका पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जो प्रश्न मैं बता चुका हूँ उनको नहीं बताना है। जो आपको याद है और इस वीडियो में आपको नहीं दिख रही है वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार कमेंट से चेक कर लीजिएगा, क्या मालूम कौन सा विद्यार्थी ज़्यादा प्रश्न बता दे और आपको वहाँ पर पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक बार कमेंट्स खोल कर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपका रिव्यू दीजिएगा कि आज का जो रिव्यू हम दे रहे हैं वो आपको कैसा लगा। 5 बजे हम मिलते हैं, इसका जो सेकंड पेपर होगा उसका भी एनालिसिस हम करेंगे। तो जल्दी ही दोस्तों हम सेकंड वीडियो में हम जल्दी ही आपको मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।